एक खतरनाक फंगस पृथ्वी पर आ चुका है। जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वह जीवित शरीरों में घुसने लगा और इंसानों को ही अपने फैलने का जरिया बना लिया। लेकिन इस तबाही की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब 77 टन वजनी एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला हिंद महासागर में गिरकर क्रैश हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस मलबे के साथ धरती पर वापस आई थी एक ऐसी चीज जो इस दुनिया की नहीं थी। उस अभिशप्त रेगिस्तान में मौत चुपचाप उतर चुकी थी। सिर पर कपड़ा बांधे एक आदमी अपनी टूटी फूटी मोटरसाइकिल लेकर एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। वह पुराना टेलीफोन उठाता है और रोम में एक नंबर मिलाता है। उधर रोम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्टिन धूप का आनंद ले रहे थे। तभी वह आदमी घबराई हुई आवाज में कहता है, कुछ उस टैंक के अंदर से बाहर निकल आया है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह एक फोन कॉल उसकी शांत जिंदगी को पूरी तरह तोड़कर रख देगी। 27 घंटे बाद 2 ऑफ रोड गाड़ियां धूल उड़ाते हुए उस जगह पहुंचती हैं। डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी के डैशू और मेई आदेश पर यहां आए थे। डॉक्टर मार्टिन इन भारी भरकम उपकरणों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें शक है कि यहां हुई यह रहस्यमयी घटना शायद 1979 में हिंद महासागर में गिरे उस अंतरिक्ष प्रयोग कैप्सूल से जुड़ी हो सकती है। दरअसल किसी को उस मलबे में से एक ऑक्सीजन टैंक मिल गया था और उसने उसे एक म्यूजियम में प्रदर्शनी की चीज बना दिया, जहां टिकट लेकर लोग उसे देखने आते थे। लेकिन वह कोई साधारण ऑक्सीजन टैंक नहीं था। उसके अंदर बंद था एक ऐसा परजीवी फंगस जो अलग अलग प्रजातियों के शरीर में खुद को ढाल सकता था। संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर मार्टिन बिना भाव के अपनी टांग में इंजेक्शन लगाते हैं। वह खुद को एक प्रिवेंटिव इंजेक्शन दे देते हैं। आने वाली जांच में उनसे कोई भी गलती नहीं हो सकती थी। तीनों भारी सुरक्षा सूट पहनकर इस मौत से घिरे छोटे से शहर में दाखिल होते हैं। वे स्थानीय लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सड़कों पर एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं देता। हवा में बस हवा की घंटियों की धीमी आवाज रह गई थी। सड़क पर पड़ा एक छोड़ा हुआ सूटकेस बताता है कि किसी ने यहां से भागने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। रेडियो अब भी पागलों जैसी चीखों की आवाजें प्रसारित कर रहा था। तभी डॉक्टर मार्टिन को वह ऑक्सीजन टैंक दिखाई देता है और उस पर साफ साफ लगा हुआ था नासा का लोगो। जमीन पर आलू और बर्तन धोने वाला साबुन रखा हुआ था। किसी ने इसे साफ करने के लिए ऐसा देसी तरीका अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह फंगस बेहद ज्यादा अनुकूलन क्षमता रखता है। आलू में मौजूद पॉलीसैकेराइड और साबुन के प्रोटीन ने अनजाने में एक नरक जैसी प्रयोगशाला का माहौल बना दिया था। डॉक्टर को टैंक की सतह पर एक बहुत ही छोटा सा दरार दिखाई देता है। बस थोड़ी सी नमी मिलते ही ये राक्षस कई गुना तेजी से पागलों की तरह फैलने लगेंगे। कैमरा टैंक की सतह पर फोकस करता है। वहां एक अजीब जिंदा सी दिखने वाली हरी पदार्थ की परत थी, लेकिन डॉक्टर को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह हरी चीज पहले ही उसके जूते के तलवे से चिपक चुकी है। मेई को छत पर एक लाश दिखाई देती है। डॉक्टर भी गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। इन लाशों की त्वचा धंसी हुई थी, शरीर फट चुका था और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी खोपड़ियां अंदर से फट चुकी थीं, मानो उनके अंदर से कोई चीज निकलकर बाहर आई हो। डैशू ध्यान देता है कि छतों पर घनी संख्या में लाशें पड़ी हुई हैं, जैसे कोई अजीब सी रस्म चल रही हो। अब सवाल ये उठता है, ये सभी लोग छत पर चढ़े ही क्यों थे? तभी डॉक्टर को समझ आता है कि यह फंगस अपने होस्ट के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। ये लोगों को ऊंची जगहों पर चढ़ने के लिए मजबूर करता है, जहां उनका शरीर बीजाणुओं से भर जाता है और फिर पटाखों की तरह फटकर उन बीजाणुओं को हर तरफ फैला देता है। डॉक्टर की बात खत्म होते ही एक सूखी लाश अचानक फट जाती है। डैशू तुरंत डॉक्टर से जल्दी करने को कहता है। स्पष्ट था कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। डॉक्टर तुरंत टैंक से सैंपल इकट्ठा करने लगता है, लेकिन वह हरा फंगस पहले ही उसके जूते को गलाकर उसके शरीर में घुस चुका था। कुछ ही दूर चलने के बाद डॉक्टर को अपने शरीर में अजीब सा महसूस होने लगता है। अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसे जलने जैसी गंध भी महसूस होती है। डैशू हैरान हो जाता है क्योंकि उनका सुरक्षा सूट पूरी तरह प्रेशर सील्ड था। ऐसे में कोई गंध अंदर आ ही नहीं सकती थी, जब तक कि वह गंध उसके अपने शरीर के अंदर से न आ रही हो। डॉक्टर अचानक रुक जाता है। वह दर्द से अपना मास्क पकड़ लेता है और उसके मुंह के कोने से हरा चिपचिपा तरल बाहर निकलने लगता है। वह तुरंत भागकर ऑफ रोड गाड़ी में बैठ जाता है, जैसे भागने की कोशिश कर रहा हो। डैशू को समझ आ जाता है कि डॉक्टर संक्रमित हो चुका है। वह तुरंत मेई को बचाने के लिए कूद पड़ता है।
डॉक्टर गाड़ी से उतरकर बंदूक छीन लेता है और उसका निशाना सीधे मेई पर साध देता है। डॉक्टर घूरते हुए डैशू को देखता है। उसकी आंखों में अब इंसानियत की कोई झलक नहीं बची थी और पूरी तरह फंगस के नियंत्रण में जाने से पहले आखिरकार डॉक्टर ने एक कठिन फैसला लेते हुए अपनी ही जिंदगी खत्म कर ली। ये खतरनाक राज एक मजबूत सुरक्षा बॉक्स में बंद कर दिया गया और उसे एक विशेष विमान के जरिए अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन क्या सच में उस फंगस के बीजों को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता था? उस फंगस को एक गुप्त सैन्य बेस में लाकर रखा गया, लेकिन समय बीतने के साथ कई साल बाद कैंसस राज्य के एचिसन की एक खदान में मौजूद वह कभी का गुप्त ठिकाना अब बिक्री के लिए लगा दिया गया। कुछ ही समय बाद वह जगह एक प्राइवेट स्टोरेज गोदाम में बदल गई। यहाँ एक लड़का, जिसे सब पीले बालों वाला कहते थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। वह पहले जेल जा चुका था, लेकिन इस समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका कठोर मालिक। मालिक ने उसे बताया कि आज रात एक नया कर्मचारी भी आने वाला है। आधी रात के समय गोदाम में अचानक एक अजीब सी बीप बीप की आवाज गूंजने लगती है। तभी पीले बालों वाले का नया साथी भी गोदाम में पहुंच जाता है और दोनों मिलकर जांच करने लगते हैं। उसी समय एक बूढ़ी औरत भी वहां आ जाती है जो अक्सर इस गोदाम में आती रहती थी। वह कहती है कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और वह अपने पति के स्टोरेज रूम में थोड़ी देर बैठना चाहती है। पीले बालों वाला उसे रोकता नहीं, बल्कि उसे खुद लिफ्ट तक छोड़ने चला जाता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ी औरत गोदाम में पहुंचती है, वह अपने जूते के अंदर छुपाई हुई पिस्तौल निकाल लेती है। उसकी उम्र में अकेलापन मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। अपने प्रिय पति से फिर से मिलने के लिए वह उसके पास जाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसे नींद आने लगती है और वह सोचती है कि थोड़ी देर सोकर फिर फैसला करेगी। इसी बीच पहली बार मिले ये दोनों गार्ड आपस में बातचीत करने लगते हैं। पीले बालों वाला कहता है कि उसने अभी अभी एक अजीब सी आवाज सुनी थी, लेकिन शाओया को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। इतने में वही अजीब आवाज फिर से सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर वह आवाज उन्हें एक अजीब सी दीवार तक ले जाती है। उस दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई थी। पीले बालों वाला पेंटिंग हटाकर दीवार को थपथपाता है। वह प्लास्टर बोर्ड की बनी हुई थी, जिसे तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके पीछे आखिर क्या छुपा था? ये सवाल दोनों की जिज्ञासा बढ़ा देता है। पीले बालों वाला यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए संपत्ति तोड़ना सही नहीं था, लेकिन शाओया के उकसाने पर आखिरकार वह दीवार तोड़ देता है। जैसे ही वह प्लास्टर बोर्ड तोड़ता है, वह डर के मारे सन्न रह जाता है, क्योंकि दीवार के पीछे छुपा हुआ था एक छोड़ा हुआ सरकारी प्रयोगशाला। यहाँ के कंट्रोल पैनल अब भी चमक रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक थर्मिस्टर सेंसर असामान्य संकेत दे रहा था। स्पष्ट था कि कहीं न कहीं तापमान बढ़ रहा था। पीले बालों वाला समझ नहीं पा रहा था कि 20 साल से बंद पड़ी इस जगह में अभी भी अलार्म क्यों बज रहा है। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर बैठे डैशू को एक आपातकालीन फोन कॉल मिलती है। कैंसस की उस सुविधा में तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा था और यही वह जगह थी जहां उस खतरनाक फंगस को रखा गया था। डैशू समझ गया कि वह डरावना दुस्वप्न एक बार फिर शुरू हो चुका है। उसने फोन पर मौजूद अधिकारी से कहा कि इस खबर को तुरंत गोपनीय रखा जाए, किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाए। और उसने जोर देकर कहा कि यह मामला जितना दिखाई दे रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वे इस समय सबसे ऊंचे अलर्ट स्तर पर थे। उधर गोदाम में खदान के नक्शे के अनुसार इस गुप्त बेस के नीचे 2 और भूमिगत मंजिलें थीं, लेकिन जिज्ञासा कभी कभी मुसीबत बुला लाती है। शाओया ने अचानक सोचा कि क्यों ना नीचे जाकर देखा जाए कि आखिर वहां क्या छुपा है। उसके उकसाने पर हिचकिचा रहा पीले बालों वाला गार्ड आखिरकार मान जाता है, लेकिन जैसे ही वे नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी शाओया का बॉयफ्रेंड आवेई वहां पहुंच जाता है। स्पष्ट था कि वह किसी परेशानी में था। असल में कुछ समय पहले उसने गलती से अपनी ही बिल्ली को गोली मार दी थी और अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास आकर अपना तनाव कम करना चाहता था। अचानक कार के डिक्की से आवाज आने लगती है। अवेई हैरान रह जाता है, क्योंकि बिल्ली तो पहले ही मर चुकी थी। वह हिम्मत करके डिक्की खोलता है, लेकिन उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि मरी हुई बिल्ली अचानक जिंदा हो चुकी थी। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह मरी हुई बिल्ली पहले ही उस हरे परजीवी फंगस से संक्रमित हो चुकी थी। पलक झपकते ही बिल्ली फट जाती है और फंगस के बीजाणु हर तरफ फैल जाते हैं। आसपास मौजूद इंसान और जानवर सभी इस संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। उधर खदान के नक्शे के सहारे दोनों गार्ड जल्दी ही उस गुप्त बेस का प्रवेश द्वार ढूंढ लेते हैं। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि वह एक
सफाई वाले कमरे के अंदर छुपा हुआ होगा। दरवाजा खोलते ही सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई देता है। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, आवाज से चलने वाली लाइटें जल उठती हैं। गलियारे में हर तरफ पुराना सामान पड़ा हुआ था और वहां रखे पुराने सुरक्षा सूट भी उनकी जरा सी भी शंका नहीं जगाते। दोनों इसे बस एक रोमांचक खोज की तरह लेने लगते हैं। गलियारे के आखिर में उन्हें खदान की ओर जाने वाला रास्ता मिल जाता है। पीले बालों वाला गार्ड और शाओया लोहे की पाइप वाली सीढ़ी पकड़कर सैकड़ों फीट नीचे उतरने लगते हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सा मनहूस एहसास घुला हुआ था। नीचे पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा छोड़ा हुआ बंकर मौजूद है। शाओया तुरंत मुड़कर भाग जाती है और उसी समय हरा फंगस आवेई के मुंह से बाहर फूटने लगता है। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर इस फंगस के नियंत्रण में आ जाता है। अब उस फंगस के आदेश पर उसे और ज्यादा लोगों को ढूंढना था ताकि संक्रमण और तेजी से फैल सके। उधर डैशू इस समय एक सैन्य विमान में सवार हो चुका था। वह अपने टैबलेट पर कई साल पहले की रिकॉर्डिंग देख रहा था। उस समय की घटनाएं याद करके आज भी उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। डैशू को समझ आ जाता है कि प्रकृति का संतुलन टूट चुका है और यही चीज इस खतरनाक फंगस के लिए फिर से जागने का सबसे सही मौका बन गई है। जैसे ही शौया जमीन पर वापस आती है, उसे एक हिरण दिखाई देता है। वह हैरान रह जाती है कि हिरण खुद ही लिफ्ट के अंदर कैसे आ गया और तभी इस संक्रमण का असली स्रोत धीरे धीरे सामने आने लगता है। उसी समय हिरण्य का शरीर फंगस के बीजाणुओं से भर चुका था और अब उसमें फटने के संकेत दिखाई देने लगे थे। दोनों अभी अपने बॉस को रिपोर्ट करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे के पास खड़ा हिरण्य अचानक फट जाता है। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही आवेई लिफ्ट से बाहर निकल आता है। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। आवेई के हमले से बचने के लिए दोनों तुरंत भागने लगते हैं। गोली की आवाज सुनकर सो रही बूढ़ी औरत भी जाग जाती है। उधर आवेई लगातार उन्हें ढूंढ रहा था ताकि इस फंगस का संक्रमण उन्हें भी दे सके। दोनों चुपके से एक गोदाम के अंदर छिप जाते हैं। जैसे ही शटर आधा बंद होता है, आवेई उन्हें ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचता है। दोनों को लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन पीले बालों वाला गार्ड अचानक घबरा जाता है। दोनों गोदाम में छिपे डर से कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत सेना को फोन कर दिया और यह खबर ऑपरेटर के जरिए सीधे डैशू तक पहुंच जाती है। डैशू उन्हें आदेश देता है कि वे वहीं रुककर इंतजार करें। किसी भी हालत में उस हरे फंगस को अपनी त्वचा को छूने न दें। वह जल्द से जल्द पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। फोन कटने के कुछ देर बाद ही पीले बालों वाले को बाहर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे तुरंत शक होता है, इतनी जल्दी मदद कैसे पहुंच सकती है। असल में वह उनका मालिक था जो अपनी मोटरसाइकिलों के साथ गोदाम में आया था। वह बस दिखावा करने आया था, लेकिन टूटे हुए कांच का दरवाजा देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर आता है, उसे जमीन पर हिरण के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं और उन पर हरे रंग का अजीब पदार्थ लगा हुआ था। दीवार में एक बड़ा छेद भी बना हुआ था। ये सब देखकर मालिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत लाउडस्पीकर से दोनों को बाहर आने के लिए पुकारने लगता है, लेकिन उसका यह कदम उल्टा एक भयानक मुसीबत को बुला लेता है, क्योंकि दरवाजे के पास खड़ा आवेई किसी को संक्रमित करने के लिए मौके की तलाश में था। उधर डैशू रिटायर हो चुकी मेई से संपर्क करता है। इस खतरनाक फंगस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डैशू उसके पास मौजूद आखिरी हथियार लेने जा रहा था। दोनों चुपके से मेई के घर पहुंचते हैं। वे अपने उपकरण लेकर निकलने ही वाले थे कि तभी मेई का बेटा उन्हें देख लेता है। उसका बूढ़ा पिता अभी ऊपर था। वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता के बीच कोई समस्या हो, इसलिए वह जल्दी से उन्हें जाने के लिए कह देता है। जैसे ही उन्हें हथियार मिल जाता है, डैशू तुरंत गोदाम की ओर रवाना हो जाता है। फंगस की असली ताकत देखकर पीले बालों वाला गार्ड नहीं चाहता था कि बेगुनाह मालिक मारा जाए, इसलिए वह बाहर जाकर उसे चेतावनी देने का फैसला करता है। शौया उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाती। उसे बस यही चिंता थी कि कहीं उसका 4 के बड़ा टीवी कोई लूट कर न ले जाए। मालिक अपने दोस्तों से कह रहा था कि सामान बाहर निकालने में मदद करें। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ ही देर में आवेई ने उन्हें गोदाम के अंदर देख लिया। पीले बालों वाला गार्ड उन्हें चेतावनी दे पाता उससे पहले ही वे सभी संक्रमित हो चुके थे। आवेई तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और फिर दोनों पर हमला करने के लिए झपट पड़ता है, लेकिन उसी समय बूढ़ी औरत अचानक आगे आ जाती है। वह एक गोली चलाकर आवेई को उड़ा देती है।
गोदाम से आई गोली की आवाज सुनकर मालिक भी चौकन्ना हो जाता है। कुछ ही देर में वह गोदाम के अंदर पीले बालों वाले गार्ड को ढूंढ लेता है। उसे लगता है कि यह सब उसी की करतूत है, इसलिए वह उसे जमीन पर लेटने का आदेश देता है, लेकिन जमीन पर हर जगह आवेई के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। पीले बालों वाला गार्ड संक्रमित नहीं होना चाहता था, इसलिए वह मरना पसंद करता, पर जमीन पर लेटने को तैयार नहीं हुआ। उसी समय पास वाले गोदाम से जोरदार टकराने की आवाज आने लगती है। पीले बालों वाला गार्ड चेतावनी देता है कि अंदर मौजूद सभी लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन मालिक उसकी बात नहीं मानता और उसे दरवाजा खोलने का आदेश देता है। गार्ड ऊपर ऊपर से मानने का नाटक करता है, लेकिन आखिरी पल में दरवाजे को फिर से लॉक कर देता है। उसी वक्त शाओया फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी मदद करती है। दोनों किसी तरह गोदाम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलकर भागने लगते हैं, उसी समय डैशू वहां पहुंच जाता है और उनसे टकरा जाता है। इसके बाद डैशू तुरंत एक ऑपरेशन प्लान बनाता है। वह अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार भी निकाल लेता है। दरअसल उस बॉक्स के अंदर एक छोटा परमाणु बम रखा हुआ था। यह सुनकर पीले बालों वाले गार्ड की आवाज कांपने लगती है, लेकिन इस फंगस को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका था। उन्हें इस पूरे इलाके को उड़ाना ही होगा, उससे पहले कि यह फंगस भूमिगत पानी तक पहुंच जाए। अगर यह फंगस मिसौरी नदी तक पहुंच गया तो पूरा देश इन परजीवियों का स्वर्ग बन जाएगा और इंसान हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। अभी अभी हुई घटनाओं को देखकर दोनों को भी इस खतरे की गंभीरता समझ आ जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मालिक चुपके से गोदाम का दरवाजा खोल चुका था। जैसा कि पीले बालों वाले गार्ड ने कहा था, अंदर मौजूद सभी लोग पहले ही संक्रमित हो चुके थे। मालिक डर से कांपने लगता है, लेकिन उसका साथी शांत दिमाग से उसे समझाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों वहां से निकलने ही वाले थे, तभी मालिक देखता है कि गोदाम के अंदर उनका एक और साथी अभी भी मौजूद है, लेकिन अगले ही पल उसके साथी का सिर फट जाता है। यह दृश्य देखकर मालिक पूरी तरह सुन्न हो जाता है। उधर डैशू के निर्देश पर दोनों लोग पीले रंग के सुरक्षा सूट पहनते हैं और आखिरी बार भूमिगत खदान के अंदर उतरते हैं। उनका लक्ष्य था परमाणु बम को सही जगह पर लगाना, जबकि डैशू दरवाजे पर खड़ा रहता है ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति बाहर न निकल सके। तभी ऑपरेटर से मिली चेतावनी के बाद डैशू तुरंत एक संक्रमित व्यक्ति को देख लेता है, लेकिन बंदूक की तेज रिकॉइल और बढ़ती उम्र की वजह से डैशू का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। कुछ ही देर बाद संक्रमित लाशों में फंगस का भयानक विस्फोट होने लगता है। बाकी लोगों को भागने से रोकने के लिए डैशू वहां खड़ी सभी हार्ले मोटरसाइकिलों को गोली मारकर उड़ा देता है। उधर दूसरी तरफ दोनों लोग आखिरकार उस पुराने प्रयोगशाला तक पहुंच जाते हैं जहां यह सब पहली बार शुरू हुआ था। पानी का स्रोत मिलने के कारण हरा फंगस वहां तेजी से फैल रहा था। दोनों तुरंत परमाणु बम को सक्रिय करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे खोलते हैं उन्हें पता चलता है कि काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। तभी उन्हें समझ आता है कि डैशू ने शुरुआत से ही यह योजना बनाई थी। वह उन्हें जिंदा वापस जाने देने वाला ही नहीं था। अब उनके पास केवल 6 मिनट बचे थे। खतरे को समझते ही दोनों पूरी ताकत से भागने लगते हैं। काउंटडाउन चालू हो चुका था और हर सेकंड अब जिंदगी और मौत की दौड़ बन चुका था। डैशू ऊपर की मंजिल पर ही रह जाता है। वह अपनी पिस्तौल से हर उस संक्रमित व्यक्ति को मार रहा था जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक अजीब घटना होती है। एक संक्रमित व्यक्ति जिसका आधा सिर उड़ चुका था फिर से उठ खड़ा होता है। मालिक तुरंत उसे गोली मार देता है, लेकिन जमीन पर पड़े घायल डैशू अब भी कसम खाकर कहता है कि वह किसी को भी यहाँ से निकलने नहीं देगा। मालिक जमीन पर पड़े लाचार डैशू को देखकर बेहद बेरहमी से हंसने लगता है। तभी अचानक मेई वहां पहुंच जाती है। मालिक उस बूढ़ी औरत को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह तुरंत उसे मार गिराती है। उधर जब दोनों वापस गोदाम में पहुंचते हैं तो उनके सामने एक संक्रमित व्यक्ति खड़ा होता है। शाओया बिना एक सेकंड गंवाए सीधे गोली चला देती है। दरवाजे के पास पहुंचने पर उन्हें घायल डैशू दिखाई देता है। वह उन्हें बताता है कि वह संक्रमित नहीं हुआ है। इसके बाद दोनों डैशू को गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग निकलते हैं। उसी समय काउंटडाउन 0 पर पहुंच जाता है और अचानक जमीन के नीचे से एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ती है। भयानक धमाके के साथ पूरी इमारत ढह जाती है। धरती के अंदर एक विशाल गड्ढा बन जाता है और वह खतरनाक हरा फंगस इस विस्फोट में पूरी तरह नष्ट हो जाता है। डैशू ने एक बार फिर इस भयानक फंगस से दुनिया को बचा लिया था। कुछ दिनों बाद बचे हुए पीले बालों वाला गार्ड और शौया घास पर बैठे दूर खेलते बच्चों को देख रहे थे।
इस भयानक हादसे से बचने के बाद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नई भावना पैदा होने लगती है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि फंगस का यह वायरस पहले ही फैल चुका था। पास की पहाड़ी पर कुछ हिरण आराम से घास खा रहे थे, लेकिन उनमें से एक हिरण कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस खतरनाक और रहस्यमयी कहानी का अंत यहीं पर होता है, जहां एक छोटे से फंगस ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था और आखिर में उसे रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा